Hello students, this is the last chapter of class 10th chemistry. Chapter name is periodic classification of elements. ये जो है लास्ट चैप्टर है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने जो है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया अलग अलग बेसिस पे. कुछ स्टार्टिंग के अटेम्प्ट हुए, उसके बाद में कुछ कमियां निकली, कुछ उनके जो है फायदे भी निकले, कुछ इस तरह से जो है. और आज हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है बनी हुई है जिसका हम सभी लोग स्टडी करते हैं. तो पहला यही आता है कि हमें एलिमेंटों के क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई, हमने एलिमेंटों को क्लासिफिकेशन करना ही क्यों पड़ा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन ही लिख लें. व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स. यानी कि हमें एलिमेंटों को क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों, हम वैसे ही पढ़ लेते. तो मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि एक सिस्टमेटिक वे से हम एलिमेंटों की स्टडी कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और आसानी से उसे कर सकते हैं कि भाई हमारा पता है एक ग्रुप में एक तरह के एलिमेंट है तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी. तो हमें एक ग्रुप तैयार करना है, ग्रुप करने के बाद में उसके, क्योंकि एक एलिमेंट की हमें पता है तो उसके आधार पर हमें पूरे ग्रुप की याद हो जाएंगी, तो हमें स्टडी में जो है आसानी हो जाती है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा due to the classification of elements, due to the classification of elements, we can study the properties of elements easily and comfortably. तो हम जो है आसानी से और कम मेहनत में हम जो है एलिमेंटों की स्टडी कर सकते हैं. इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हम एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन करें. तो अब उसके बाद में साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन था वो था डॉबर्नियर्स ट्राइड. डॉबर्नियर ट्राइड्स. तो डॉबर्नियर ट्राइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स, उन्होंने शायद 9 एलिमेंट्सों का क्लासिफिकेशन किया था कि अगर हम एलिमेंटों को उनके वजन के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो बाकी के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है. तो इस तरह से उन्होंने लगभग 9 एलिमेंट्सों का जो है क्लासिफिकेशन किया था. तो देखें पहले डॉबर्नियर ट्राइड्स है क्या. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when we arrange the elements, according their atomic masses, in 3 elements group, then the mass
middle element is average of first and third एलिमेंट। तो अगर हम एलिमेंटों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स in their increasing atomic masses, elements in their increasing atomic masses in three elements group, then the mass of middle element is average of first and third element. For example, ये आपको जैसे दे रखा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। तो लिथियम का होता है एटॉमिक मास 7, इसका होता है 23 और इसका होता है आपका 38। सॉरी, इसका होता है 40, ठीक है। तो अगर आप सोडियम लेते हैं, अगर आप सोडियम ले रहे हो क्योंकि मिडिल वाला एलिमेंट यही है, तो Na इक्वल टू, या आप लिखोगे लिथियम प्लस पोटेशियम अपॉन 2, ठीक। तो इसका 39 होता भाई, इसे 39 कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब Na का हमें पता है 23, तो लिथियम का हो गया 7, इसका हो गया आपका 39 अपॉन 2, यानी कि आप लिखोगे 46 अपॉन 2 यानी कि 23। तो मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास के एवरेज के इक्वल होता है। तो ये डॉबर्नियर-ट्राइट्स लॉ है, इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट लॉ देखते हैं। डॉबर्नियर-ट्राइट्स की कुछ लिमिटेशन देख लें। Dauvergne could identify only 4 triads from the elements known at that time, यानी कि उस समय के जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से केवल 4 उन्होंने ट्राइड्स को इस तरह से अरेंज कर पाए, यानी कि 12 एलिमेंट्सों का उन्होंने अरेंजमेंट, या उनका जो फॉर्मूला था कि बीच वाले एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा वो दोनों के इक्वल में होगा, तो वो केवल 12 एलिमेंट तक लागू हुआ, उससे आगे नहीं हो पाया। This system could not apply to all the elements because all other element does not follow this rule. तो यानी कि ये केवल 12 एलिमेंटों तक ही अप्लाई हो सका, आगे के एलिमेंट इस रूल को या लॉ को फॉलो नहीं करते थे या नहीं पाए गए। तो ये केवल 2 थी कि भाई उस समय और भी थे एलिमेंट, लगभग 24-25 के आसपास थे, लेकिन केवल 12 एलिमेंट ही इस लॉ के थ्रू अरेंजमेंट हो पाए। तो फिर उसके बाद में एक अदर या सेकंड लॉ आया, वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स लॉ। वो क्या है? व्हेन एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंटों को अगर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम पहले वाले की तरह होंगी, लाइक अ 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल, जैसे कि संगीत के 7वें, यानी कि 7वें सुर के बाद 8वां सुर वही होता है जो कि पहला है। तो इसी तरह से एलिमेंट्स भी उसी लॉ को फॉलो करते हैं। उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में फिर अगला यहीं से स्टार्ट कर दिया, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यानी कि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही सा रे गा मा पा धा नी सा वाला जो एफ में, यानी इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन उस समय जो है ये कैल्शियम या 20 मास यूनिट तक के एलिमेंट उस समय डिस्कवरी में थे,
और 20 मास यूनिट तक के एलिमेंटों को उन्होंने डिस्कवर किया कि इस रूल से ये चलते हैं, और उन्होंने ये कहा कि अब नेचर में इससे ज़्यादा और एलिमेंट है ही नहीं। तो ये उनकी लिमिटेशन थी कि उन्होंने एक बाउंड्री खड़ी कर दी कि इससे ज़्यादा एलिमेंट नेचर में होते ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में लगभग 112 के आसपास एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो उस समय जो उनका एजम्पशन था कि भाई इतने ही एलिमेंट हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं नेचर में, तो ये गलत था। तो उनकी लिमिटेशन और देखते हैं। पहले इनकी डॉर्बनियर ट्रायड्स की लिमिटेशन और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ को जो है आप नोट करें, ठीक है। उसके बाद में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ में भी कुछ कमियां थी, वो लिमिटेशंस देख लें। दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट्स। ये जो लॉ था वो केवल हल्के एलिमेंट्सों पर ही एप्लीकेबल था, हैविंग एटॉमिक मास अप टू 40 यूनिट। जिनका एटॉमिक मास 40 यूनिट तक का होगा वही इस लॉ को जो है फॉलो करते थे। हैवियर मास वाले जो एलिमेंट्स थे वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते थे। उसके अलावा it was assumed by Newland that only 56 elements exist in nature and no new elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octave. यानी कि उस समय न्यूलैंड ने माना था कि केवल नेचर में 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और उससे ज्यादा एलिमेंट नेचर में है ही नहीं। लेकिन बाद में बहुत सारे और नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए गए जिनकी प्रॉपर्टीज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती थी। उसके अलावा नोबल गैसेस आर नॉट फिट इन दिस लॉ, और ना ही नोबल गैसेस भी इस लॉ के अकॉर्डिंग फिट बैठती थी। नोबल गैसेस जो है, जब तक न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था तब तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद लेटर ऑन जब डिस्कवरी हुई नोबल गैसेस की, तो वो भी इस लॉ को जो है फॉलो नहीं करती पाई गई। तो ये लॉ भी लगभग 40 यूनिट मास के एलिमेंटों तक ही निर्भर रहा। उससे बाद के एलिमेंटों को ये जो है एप्लीकेबल नहीं था ये लॉ, तो इसे भी फिर जो है रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कई और लॉ आए, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।